Hi everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, this video में I'll provide you the topmost paper expected questions for the subject MCO1. MCO1 जो कि IGNOU MCOM सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके जो भी टॉप मोस्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको। And the questions which I'll be giving you, if you prepare them well, then it may help you to get at least 60 to 70% marks in the exams. हमारा जो मिशन है that is 70% or more in our upcoming exams, so we have to work for that. तो अपना आप नोटबुक ले लीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। एंड उसके बाद अपनी आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं, तो जितना हो सके जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई विल असिस्ट यू विद द आंसर्स एज वेल। बट अभी के लिए हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे और इस तरह की वीडियोस आप अगर चाहते हैं तो आप लाइक करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके एंड वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो जो ये क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ओके, एंड इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहला पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड उसके बाद आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उनको एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। 10 मार्क्स हैज़ बीन डिवाइडेड फॉर ईच आंसर। तो अकॉर्डिंगली अपना आंसर प्रिपेयर कीजिएगा। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है और इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन, गिव सूटेबल एग्जांपल्स, हाउ कैन यू डेवलप परसेप्चुअल स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 6। एंड जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं गाइज, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स के मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट किया है, और वो सारे क्वेश्चंस जिनके इस बार आने के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो जो भी क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा उनको आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा, एंड उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके एज आई मेंशन यू कैन एटलीस्ट स्कोर 60 to 70%। बट आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उस टॉपिक की जो आपकी तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सबसे पहले पूछा है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। एंड दूसरा जो पार्ट है सेम क्वेश्चन का वो है कि किस तरीके से आप अपनी परसेप्चुअल स्किल को डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है क्वेश्चन। पहला आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि किस तरीके से आप अपने परसेप्चुअल स्किल को ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ेंगे आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, also discuss various functions and roles of manager in an organization with suitable examples। तो ये जो क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। तो इसमें आपके बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर आपको बताना है कि कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट देम। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द रोल्स ऑफ द मैनेजर। ठीक है, जो कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, और जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा एग्जामिनर का वो होगा फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर पर, और एग्जाम्पल्स मांगे हैं तो यू हैव टू पुट सम एग्जाम्पल्स हियर, 1 or 2 एग्जाम्पल्स विल बी सफिशिएंट। ओके, तो आप नोट कर लीजिए इन 3 क्वेश्चंस को, उसके बाद बढ़ते हैं हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
सो आई होप आपने ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सो इट सेज एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस, आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। यूनिट 9 का क्वेश्चन है एंड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड स्ट्रेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं विच यू हैव टू एक्सप्लेन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपका 2 पार्ट में से कोई भी आपसे पूछ ले जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स कौन कौन से स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस का क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन पर, और कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ओके, नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 14 and question is explain the process and levels of conflict in an organization, describe how does conflict impact an organization, also discuss various modes through which the conflict can be managed in an organization। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं। एंड गाइज इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आते हैं देन ओनली डू इट, एंड अगर आपको अच्छे से नहीं आते तो ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि चॉइस बहुत होगी पेपर में। आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू डू 5। तो अपने उस हिसाब से क्वेश्चंस को चूज़ कीजिएगा एग्जाम में जो कि आपको अच्छे से आते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए जो आप अच्छे से लिख सकते हैं 20 मार्क्स में। अदरवाइज लीव दोज क्वेश्चंस विच यू हैव नो आइडिया अबाउट, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप उनको अटैम्प्ट करोगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपसे सबसे पहले पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस क्या होती है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद आपको लेवल्स बताने हैं कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से होते हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि किस तरीके से जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी वेरियस मोड्स थ्रू विच द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड। तो किस किस तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो 4 डिफरेंट क्वेश्चन इन दी सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या पूछा है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड है लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड चौथा है टेक्निक्स टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यूनिट नंबर 14 का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एज आई सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद में आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आप फोकस करेंगे। और फिर भी टाइम बच जाता है तो आप गो अहेड एंड प्रिपेयर द रिमेनिंग चैप्टर्स, ताकि आप 100 में से 100 स्कोर करने के लिए अटैम्प्ट कर सकें। Now the next question has been taken from unit number 16 and it is distinguish between formal and informal power in an organization. Explain different types of formal and informal power in the organization. Also describe the process of obtaining power. तो 3 आपके क्वेश्चंस इसमें भी पूछे गए हैं, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर, एंड उसके बाद में फॉर्मल पावर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल पावर के कितने टाइप्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। एंड थर्ड थिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर, किस तरीके से पावर को ऑब्टेन किया जाता है। दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और क्वेश्चन। ओके, तो 3 चीज़ें हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पावर के बीच में डिफरेंस, फिर कितने टाइप के फॉर्मल पावर होती है, कितने टाइप की इनफॉर्मल पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक्सप्लेन करना है। एंड इसके अलावा फिर आपको बताना है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर, उसको डिस्क्राइब करना है आपको। ओके, सो लिख लीजिए ये क्वेश्चंस फटाफट एंड फिर आगे बढ़ते हैं, अपने फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
सो नेक्स्ट स्लाइड में आ चुका हूँ। अब मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यूनिट 3 का क्वेश्चन है और तीन पर्टिकुलर चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, फिर आपको अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के उनके बारे में बताना है, और डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है एंड यू जस्ट राइट इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नाउ फर्दर इट इज़ आस्किंग एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट एंड शेयर इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ फर्दर यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो डिस्कस हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बी डेवलप्ड, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। तो गैस 20 मार्क्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ेगा आपको। और इतना मतलब क्वेश्चन आपके 2 या 3 उसमें इतने इजीली पूछे जाते हैं कि आप आराम से सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपने एक बार भी उस टॉपिक के आंसर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन 3 चीज़ें बहुत ही क्रूशली पूछी गई हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। सो दीज 3 थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 8। यूनिट नंबर 17 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, do you think that bureaucracy enhances efficiency in the organization, give your arguments। यूनिट 2 का क्वेश्चन है और बेसिकली आपसे 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में भी पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, दूसरी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और फिर आपसे आपकी ओपिनियन मांगी गई है कि ब्यूरोक्रेसी क्या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। अगर आपका आंसर येस है तो गिव योर रीजंस, अगर नो है तो गिव योर रीजंस। ओके, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9। अब फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 17 एंड it is explain different dimensions of organizational climate, how can favorable organizational climate be created in any organization। तो आपको बताने हैं कि organizational climate की कौन कौन सी dimensions होती हैं उनको explain करना है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है आपका कि किस तरीके से फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया जा सकता है, उसका मेथड या फिर आपकी टेक्निक्स आपको बतानी है। यूनिट 17 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। नाउ अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 11 एंड क्वेश्चन है व्हाट इज जॉब डिज़ाइन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द जॉब डिज़ाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, also examine various job redesign techniques and how do they help in improving the organizational efficiency। तो बेसिकली आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है, फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जॉब डिज़ाइनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें वो है आपके कि कौन कौन सी जॉब रीडिज़ाइनिंग टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी वही टेक्निक्स होंगी, जॉब एनरिचमेंट, तो ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इन पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। एंड चौथा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कि किस तरीके से जॉब डिज़ाइनिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। तो ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी है, यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन है।
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पार्ट में भी पूछा जा सकता है या सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अगर एज आई मेंशनिंग कि अगर आप प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, तो मोस्टली चीज़ें आपसे तोड़ मरोड़ के पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन चाहे अलग तरीके से पूछा जाए आपसे, लेकिन आपका आंसर सेम ही रहना है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 13। क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट वेज टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCO 1 में। तो सबसे पहला आपका जो पार्ट है इसका वो है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्कस करना है। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं वो बताने आपको, और इसके बाद किस तरीके से आप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या स्टेप्स या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो जल्दी से आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इनको, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, What is team building? Explain different approaches of team building. Do you think that these approaches are helpful in the process of team building? यूनिट 15 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जो प्रीवियस हमारा कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज आपकी होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है, और फिर आपसे एक आपकी ओपिनियन पूछी जा रही है कि आपके अकॉर्डिंग ये सारी अप्रोचेज हेल्पफुल होती हैं टीम बिल्डिंग के लिए, तो आपको अपना ओपिनियन देना है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में, जो टीम बिल्डिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए और ये आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 18। क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, examine different sources of resistance to change, how can you overcome these resistance to change। ओके, तो 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है आपको बताना है, और कौन कौन से सोर्सेस होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज के। जो रेजिस्टेंस होती है, कोई भी आपका न्यू चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है, तो उस केस में कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेस होते हैं, आपको उसको एग्जामाइन करना है, एंड उसके बाद किस तरीके से रेजिस्टेंस टू चेंज जो होता है उसको ओवरकम किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर दी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, explain the various emerging trends in organizational behavior, how do they influence the organization, as a manager of an organization prepare measures which will assist an individual to grow continuously in your organization। यूनिट 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है आपकी ओपिनियन के साथ में। तो सबसे पहले तो बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का गोल क्या होता है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, क्या गोल होता है, क्या पर्पस होता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन। और अभी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, एंड इसके बाद कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। और मान लीजिए अगर आप मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या क्या आप मेजर्स उठाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे कि एक इंडिविजुअल क्या करे, हेल्प करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे उनके एम्प्लॉयज़ का हाथ होता है, एंड एम्प्लॉयज़ जब सपोर्टिव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी, अगर वो नहीं होंगे सपोर्टिव, अगेंस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हैम्पर होगी। तो आपको यहाँ पर ओपिनियन देनी है कि एज अ मैनेजर आप कौन कौन से मेजर्स उठाएंगे जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए सपोर्ट करे, असिस्ट करे, हेल्प करे। ओके, यूनिट 4 का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ गई है. क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट इज what are attitudes that describe the process of formation of attitude. Explain how do attitudes affect behavior at work. यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसमें आपसे पूछा गया एटीट्यूड क्या होता है और किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होता है, उसकी प्रोसेस को बताना है, डिस्क्राइब करना है, और किस तरीके से एटीट्यूड अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को वर्क पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. हाउ डू दीज थ्योरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑल्सो डिस्कस एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. यूनिट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन सी तरह की थ्योरीज हैं पर्सनालिटी के लिए. तो जो पर्सनालिटी थ्योरीज हैं, 3 आपकी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है. एंड उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से ये थ्योरीज जो हैं हेल्प करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बिल्ड करने में. एंड इसके बाद आपको बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई मैंशनड, काफ़ी बार आपका रिपीट हो चुका है एग्जाम में, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इसको. नाउ गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन द स्क्रीन दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 15 एंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टीम. ठीक है, 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, उनके बारे में बताना है आपको. एंड जब भी कोई टीम को डेवलप किया जाता है तो उस टाइम पर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. तो जितने भी ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे, इनके आंसर्स को पढ़ेंगे, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे. तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम डेली बेसिस पर. अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर भी प्रिपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम तक आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे. ओके, नाउ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 10 जो कि है मोटिवेशन. एंड क्वेश्चन इज डू यू थिंक दैट मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज मोर प्रैक्टिकेबल दैन मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. ऑल्सो डिस्कस द मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे पहले कि जो मैकक्लेलैंड की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, क्या वो प्रैक्टिकल है एज कंपेयर टू मैस्लो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड हर्ट्जबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओपिनियन आपकी मांगी है, आपको आंसर देना है यहाँ पे, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में अबाउट दी मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओके, तो यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा इसको. एंड नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट स्लाइड. एंड लास्ट स्लाइड में आपके कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद विल बी फिनिशिंग दिस वीडियो. तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड इट इज़ व्हाट इज़ ग्रुप डिसीजन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, critically examine how is group decision better than individual decision. So this question has been chosen from unit number 12 and इसमें आपसे अगेन 3 और यू कैन से 4 चीज़ें पूछी गई हैं. सबसे पहले आपको बताना है कि ग्रुप डिसीजन क्या होता है, फिर आपको उनके मेरिट्स बताने हैं यानी कि एडवांटेजेस, और लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस, और इसके अलावा आपसे फिर पूछा गया है कि किस तरीके से ग्रुप डिसीजन बेटर होता है किसी भी इंडिविजुअल के डिसीजन से, तो उसको आपको एग्जामिन करना है, एक्सप्लेन करना है. ओके, नाउ अब हम 21st क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इंपॉर्टेंट है और जितने भी ये शॉर्ट नोट्स हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा इनको. तो सबसे पहला शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स, यूनिट नंबर 10. ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउ, एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यूनिट 20. ओके, नंबर 3 शॉर्ट नोट विल बी मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस. तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है. यूनिट नंबर 17 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड हो चुका है.
तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप कोहेसिवनेस यूनिट 12 एंड रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूनिट 5। दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में आ चुके हैं काफ़ी बार, सो शुड बी प्रिपेयर्ड वेल बाय यू ऑल। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप का एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, उसको प्रिपेयर करते टाइम अगर पढ़ लेंगे तो बार आपको ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट 15 का क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 2। ओके, तो गाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। काफ़ी टाइम है अभी आप लोगों के पास। एंड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा और प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। So thank you so much for watching this video and perform your best in your exams. Bye bye.